जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से साका और यूजी फरगाना और चीन क्षेत्रों से हिंदुस्तान के क्षेत्रों में प्रवास कर गए। यूजी कबीला कुजुला के नेतृत्व में कुशन साम्राज्य में तब्दील हो गया था और उनके परपौत्र कानिष्क के आने तक कुशनों का साम्राज्य महाराज्य बन वल्लभी पे पहुंच गया था। भारत क्षेत्र के राज्य को फैलाने का काम कुशनों ने अपने साका सत्रपों को दे रखा था, जो स्वतंत्र राज्यों के रूप में राज तो करते थे मगर कुशनों को सम्राट मानते हुए उन्हें सलाना कर देते थे। साका सत्रप दो शाखाओं में विभाजित थे, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिम क्षत्रप। एक शताब्दी सी में उत्तर भारत में राजूवला के पुत्र सुदासा महान क्षत्रपी के रूप में राज कर रहे थे और उधर पश्चिम भारत में नहापना नाम के राजा का शासन था। नहापना बहुत शक्तिशाली राजा थे और उनका वर्चस्व वर्तमान के सिंध, दक्षिण राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में था। उसी दौरान सतवाहाना महाराज्य सम्राट शिवासवती के राजकाल में कमजोर अवस्था में था। वो अपनी सीमा से लगते क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और महाक्षत्रप नहापना ने इसका फायदा उठाते हुए सतवाहाना के मालवा, उत्तरी कोंकण, भरूच, नासिक, सुपारा और पुणे क्षेत्रों पर आक्रमण कर इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन ले लिया। इन लगातार हार की वजह से शिवासवती बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। साका महाराजा नहापना के लिए ये एक अच्छा समाचार था और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को फिर युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। सतवाहाना साम्राज्य अब बिखर रहा था। उन्हें अब एक शक्तिशाली योद्धा और एक बुद्धिमान प्रशासक की जरूरत थी और इन दोनों खूबियों को पूरा करते हुए शिवासवती के पुत्र उभर के सामने आए। इनके अंदर रणनीति और राजनीति दोनों की विशेषताएं थी। इन महान सम्राट का नाम था गौतमीपुत्र सताकर्णी। गौतमीपुत्र सताकर्णी ने सम्राट बनते ही अपने महाराज्य में सैन्य शासन और वित्त शासन में भारी सुधार किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी नौसेना को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। गौतमीपुत्र की रणनीति में सबसे बड़ी खूबी थी समुद्र और नदियों का इस्तेमाल। वो अपनी सेना को हमेशा नदी और समुद्र के साथ आगे बढ़ाते थे और पानी के जहाजों को सैन्य अड्डे और अन्न भंडार की तौर पे इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उनकी सेना को युद्ध की कार्रवाई के समय खाने और पीने की कमी नहीं होती थी और साथ ही साथ समय पड़ने पे सहायक सेना को भी आसानी से युद्ध में उतारा जा सकता था। गौतमीपुत्र की सेना में हाथी, घुड़सैनिक, रथ, पैदल सेना और पैदल धनुर्धर की टोलियां हुआ करती थी। इन रणनीतियों के चलते गौतमीपुत्र सताकर्णी और नहापना के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई, भीषण युद्ध हुआ, मगर अंत में सभी लड़ाइयों में गौतमीपुत्र सताकर्णी विजयी रहे और साका अपने सभी जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ वापस गुजरात क्षेत्र में खदेड़ दिए गए। नहापना के जोगल थंबी से मिले सिक्कों के ऊपर गौतमीपुत्र सताकर्णी की सील के छापे पड़े हुए हैं। इससे यही साबित होता है कि गौतमीपुत्र ने नहापना को युद्ध में हरा दिया था। इस प्रकार गौतमीपुत्र सताकर्णी वापस अपने साम्राज्य को वल्लभी पे ले गए। नासिक शिलालेख के हिसाब से गौतमीपुत्र ने अपने साम्राज्य को उत्तर में वर्तमान के दक्षिण राजस्थान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में कलिंग की सीमा तक फैला दिया था। इसी शिलालेख के हिसाब से उनके साम्राज्य में घोड़े तीनों महासागरों का, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का पानी पीते थे। इसका तात्पर्य यह है कि गौतमीपुत्र ने दक्षिण भारत में चोलों और पांड्यों को भी अपने अधीन ले लिया था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। गौतमीपुत्र सताकर्णी के राजकाल में आम जनता से कर और राज्यों के हिसाब से कम लिया जाता था और व्यापार में ज्यादा ध्यान दिया जाता था। सतवाहाना साम्राज्य के पश्चिम और पूर्व में दोनों ओर समुद्र तट लगते थे, जिस वजह से अन्य राज्यों से उनके लिए व्यापार करना आसान था। और अगर नासिक शिलालेख को माने
तो हिंद महासागर में भी गौतमीपुत्र का वर्चस्व था। साका को उन्होंने खदेड़ दिया था और साका के मित्र कुशन उनके साम्राज्य में कभी घुसे नहीं। और अगर पांड्य और चोलों पे भी उनका दबदबा एक वास्तविक घटना है, एक शताब्दी सी में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गौतमीपुत्र सताकर्णी के शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य सर्वश्रेष्ठ था। गौतमीपुत्र का शासनकाल 21 वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के लगभग 100 सालों के अंदर उनका साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। सातवाहन के आखिरी सम्राट पुलुमवी चौथे की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उधर पश्चिम भारत में साका का दबदबा बढ़ता गया, मगर अंत में गुप्ता साम्राज्य के आगे साका कबीला नहीं टिक पाया और उनका दबदबा पश्चिम भारत से छूट गया।